की ननंद बंटवारे के लिए मायके आई हुई थी। सिमरन की सास का भी मानना था कि अब पिताजी नहीं रहे तो दोनों भाई बहन में संपत्ति का बराबर का बंटवारा हो जाना चाहिए, लेकिन सिमरन और उसके पति विशाल का मानना था कि कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहन प्रीति के ससुराल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पिताजी ने बहुत ज़्यादा संपत्ति खर्च करके बहुत ज़्यादा दहेज देकर बहन की शादी एक बहुत अमीर घर में की है, लेकिन माँ बेटी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। माँ को लगता था कि मेरी पति की संपत्ति पर मेरी बहू सिमरन ऐश करेगी, जबकि उस पर मेरी बेटी प्रीति का हक होना चाहिए। माँ को यह नहीं दिख रहा था कि प्रीति को देने में पिताजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। प्रीति की शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे प्रीति के पिताजी ने, और 1 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति बेचकर ही जमा किए थे। तो क्या उस संपत्ति पर विशाल का हक नहीं था? उन्होंने तो बंटवारे की बात भी नहीं की थी। बचे हुए संपत्ति की प्रीति को बंटवारा चाहिए। सिमरन को बहुत अच्छे से पता था कि प्रीति के ससुराल में उसकी कोई नंद नहीं है, इसलिए उसे तो कोई हिस्सा बंटवारा करना नहीं है। जो कुछ है सब उसका है और उसके पति का ही है, और मायके से उसे अच्छी खासी संपत्ति उसकी शादी में पिताजी ने दे रखी है, क्योंकि 1 करोड़ की जमीन बेचकर करीब कैश दिए थे। प्रीति के पिताजी ने अपने दामाद को और 25 लाख रुपए दिए थे, शादी में खर्च किए थे, जो कि कहीं से भी मामूली रकम नहीं थी। लेकिन प्रीति का कहना था कि विशाल को भी तो उसके ससुराल से अच्छा खासा दहेज मिला है, तो संपत्ति का तो बराबर बंटवारा होना ही चाहिए। सिमरन ने बोला, हाँ मुझे मेरे मायके से अच्छा खासा दहेज मिला है, तो वह मेरे मायके की संपत्ति है, उसका तुमसे क्या लेना देना। और मैं इतना दहेज लेकर इस घर में आई हूँ तो मैं अपने मायके तो नहीं जा रही हूँ अपने भाई से बाकी के बचे हुए संपत्ति का बंटवारा मांगने, जैसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी में यहाँ की संपत्ति बेचकर तुम्हारी इतने बड़े घर में शादी की है। इसी तरह से मेरे पिताजी ने भी मेरी शादी में मेरे मायके की कुछ संपत्ति बेची है, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं बेची हुई संपत्ति से अपना ससुराल में जितना संपत्ति है मेरे पास उतना ही होना चाहिए। इसी तरह से तुम्हारे पास भी ससुराल में अच्छी खासी संपत्ति है, फिर भी तुम्हें मायके की संपत्ति का लालच है। प्रीति ने बोला, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आप अपने मायके में अपना हिस्सा लो या ना लो, पर पिताजी के संपत्ति के 2 बराबर हिस्से में करवा लूंगी, और इसके लिए मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा तो वह भी लूंगी। प्रीति की माँ यानी कि सिमरन की सास प्रीति का पूरा साथ दे रही थी। विशाल ने बोला, तो माँ की जिम्मेदारी भी आधी निभानी पड़ेगी। प्रीति ने बोला, इन सारी इमोशनल बातों का मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो कानून है वह है, और मेरे हिस्सा लेकर रहूंगी। यह सारी बातें बोलकर तो मेरा इरादा बदल नहीं सकते। विशाल और सिमरन को समझ में आ चुका था कि प्रीति और माँ कुछ भी करके संपत्ति का बराबर बंटवारा करवा कर रहेंगे। माँ को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि उनकी बहू उनके पति की संपत्ति पर मज़े करे, बल्कि उनके बेटे के पास वह संपत्ति जानी चाहिए। इसलिए उन्हें बेटा भी नहीं दिख रहा था, और यह भी नहीं दिख रहा था कि बेटी की शादी में पहले ही काफ़ी संपत्ति पिताजी ने बेच दी थी, जिसका कोई हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ करता था। खैर, विशाल मैं सिमरन को समझा रहा था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, बंटवारा तो होकर रहेगा। तो विशाल ने बोला, ठीक है, फिर कल मैं वकील साहब को बुला लेता हूँ बंटवारे के लिए, कानून पूरा बराबर बराबर बंटवारा करवा ही देता। माँ बेटी खुश हो गई कि चलो अब हमारे मन की हो गई है। अगले दिन वकील साहब घर आ चुके थे। वकील साहब ने बोला, सब लोग बैठ जाइए, उसके बाद बंटवारे की बात शुरू करते हैं। तो प्रीति, माँ, विशाल और सिमरन वहाँ आ गए। वकील साहब ने बोला, अभी सब लोग नहीं आए, पहले सब लोगों को बुला लीजिए। प्रीति ने बोला, अंकल सब लोग तो आ चुके हैं, अब और कौन बचा है? वकील साहब ने बोला, नहीं अभी 3 लोग और बचे हैं, वह आने वाले हैं। विशाल ने मुझे उनका नंबर दे दिया था, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है। प्रीति को बहुत हैरानी हो रही थी कि कौन आने वाला है। थोड़ी देर बाद में प्रीति ने देखा कि उनकी तीनों बुआ वहां आ गई हैं। प्रीति की मां ने बोला, अरे आप तीनों यहाँ अचानक, क्या बात है? तीनों बुआ ने बोला, अरे भाभी सुना है संपत्ति का कानून बंटवारा हो रहा है, तो हम भी यहाँ आ गए। इस पर प्रीति ने बोला, हाँ तो संपत्ति का बंटवारा मेरे और भाई के बीच में हो रहा है, फिर आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? वकील साहब ने बोला, प्रीति जब संपत्ति का कानून बंटवारा हो रहा है तो कानूनन बंटवारा ही होगा, तुम्हारे हिसाब से संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा कि तुमने चाहा तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में बंटवारा हो जाए, ऐसे नहीं होता। कानून सबके लिए बंटवारा करता है और बराबर। मेरे पास सारे संपत्ति के कागज आ चुके थे, तो इस हिसाब से बंटवारा शुरू करता हूँ। प्रीति और उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या चल रहा है। वकील साहब ने बोलना शुरू किया, आपकी सारी पुश्तैनी संपत्ति जो कि विशाल के दादाजी के नाम पर है, ना कि उनके पिताजी के नाम पर, तो उस पर विशाल के दादाजी के सारे बच्चों का बराबर का हक बनता है। तो सारे ज़मीनों का कीमत निकालने पर लगभग 4 करोड़ की ज़मीन निकली है। उस हिसाब से 1-1 करोड़ चारों भाई बहनों के हिस्से में आते हैं, तो तीनों बुआ के और 1 करोड़ विशाल और प्रीति के पापा के। लेकिन प्रीति की शादी में 1 करोड़ की एक ज़मीन विशाल के पापा ने बेच दी थी, जिस पर कि तीनों बुआ का भी बराबर का हक था, और उनसे पूछा भी नहीं था। वह ज़मीन विशाल के पापा ने बेचकर बेटी की शादी कर दी थी। तो उस 1 करोड़ में 55 लाख तीनों बुआ के हिस्से में थे। तो जो 1 करोड़ की ज़मीन विशाल और प्रीति के हिस्से में जा रही थी, उसे बेचकर 55 लाख रुपए तीनों बुआ को दे दिया जाएंगे। अब बचे 25 लाख रुपए, जो कि सीढ़ी बराबर लाख, 12.5 लाख प्रीति और विशाल को मिल जाएंगे। और इस घर की बातों को, इस घर के कागज़ पर
विशाल के दादाजी का नाम है, तो इसमें भी 4 हिस्से होंगे, तीनों बुआ और विशाल के पापा के। घर में 2 फ्लोर बने हुए हैं, तो नीचे का फ्लोर के 2 हिस्से और ऊपर के 2 फ्लोर के हिस्से। अब आप लोग तय कर लीजिए कि आप लोगों को इन 4 में से कौन सा हिस्सा किसे रखना है, और फिर जो हिस्सा विशाल और सिमरन रखेंगे उसके हम 2 हिस्से कर देंगे, आधा सिमरन का और आधा विशाल का। अब तो प्रीति और प्रीति की माँ की हालत खराब हो चुकी थी। कहाँ प्रीति की माँ यहाँ सपना देख रही थी कि गाँव की ज़मीन बेचकर लगभग 4 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो 2-2 करोड़ दोनों भाई बहन आपस में बांट लेंगे, अच्छी खासी संपत्ति मिल जाएगी बेटी को। और कहाँ हाथ में आई सिर्फ 12.5 लाख रुपए, और ऊपर से या इतना बड़ा घर, उसके भी 4 हिस्से हो गए, और फिर जो हिस्सा उनके पास आएगा उसके भी 2 हिस्से होने की बात हो रही थी। तीनों बुआ बहुत खुश थी और बोल रही थी, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इस उम्र में इतनी संपत्ति मिल जाएगी, वह भी अपने मायके के हिस्से की। माँ ने बोला, शर्म नहीं आती आप लोगों को, इस उम्र में मायके से आई हैं हिस्सा बंटवारा करवाने। तो तीनों बुआ ने बोला, भाभी शर्म क्यों आएगी, जब हमारी भाभी जी अपने मायके में अपना हिस्सा ले सकती हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते, कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना। उनकी बात सुनकर प्रीति को तो मानो सांप सूंघ गया था। कहाँ वो खुद को 2 करोड़ की मालकिन समझ रही थी, और कहाँ उसकी तीनों बुआ करोड़ों की मालकिन बन गई। अब प्रीति और उनकी माँ को कोई बंटवारा नहीं चाहिए था, लेकिन विशाल और सिमरन को बंटवारा चाहिए था। विशाल ने बोला, अब तो बंटवारा होकर रहेगा। प्रीति ने बोला, क्या भाई कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। माँ ने बोला, पागल हो गया क्या, विशाल अच्छी खासी संपत्ति है, क्यों बंटवारे के चक्कर में अपने घर की संपत्ति बुआ के घर बेच देना चाहता है। इस पर सिमरन ने बोला, क्यों सब अपने घर की संपत्ति प्रीति के घर पर जा रही थी तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब संपत्ति बुआ के घर पर जा रही है तो आपको दिक्कत हो रही। अब तो बंटवारा होकर रहेगा, वह भी कानूनन 1-1 ईंट का बराबर बंटवारा होगा। माँ ने जोर से बोला, कोई बंटवारा नहीं होगा। वकील साहब ने बोला, आपके हिसाब से नहीं चलता, आपने खुद बंटवारे के लिए मुझे बुलाया है, और बंटवारा जब कानूनन होगा तो ऐसे ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। प्रीति की माँ ने बोला, मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए, लेकिन तीनों बुआ ने बोला, हमें बंटवारा चाहिए। विशाल और सिमरन ने भी बोला, हमें बंटवारा चाहिए। अब प्रीति और उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। विशाल और सिमरन ने बोला, और हाँ प्रीति, अब बंटवारा जब हो ही गया है तो तुम्हें यहाँ आकर अपने हिस्से में रहकर माँ की सेवा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि माँ की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी माँ की जिम्मेदारी मैं निभाता हूँ। अगर तुम बेटी बनकर तीज त्योहार में मायके आती और हक से अपना नेक लेती, लेकिन तुमने भाई बनकर हिस्सा लिया, तो अब तुम्हें भाई बनकर जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आज से तुम मेरी बहन नहीं भाई हो, तो तुम्हें यहाँ पर रहकर माँ की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और हाँ, पिताजी के अंतिम संस्कार में तुमने कोई योगदान नहीं दिया, तो जब श्रद्धा का महीना आएगा तब तुम पिताजी के श्राद्ध में भी बराबर का योगदान करोगी। माँ ने बोला, पागल हो गया है क्या विशाल, यह सब प्रीति क्यों करेगी, यह तो बेटे बहू का काम होता है। प्रीति अपने ससुराल का देखेगी या मायके का। सिमरन ने बोला, माँ जी, आपके हिसाब से सब कुछ नहीं होगा, सब कुछ बेटे बहू का काम होता है, तो ससुराल की संपत्ति भी बेटे बहू की होती है ना, कि बेटियों की। और अगर संपत्ति में बेटा बन के हिस्से लेना है तो बेटा बनाकर फर्ज भी निभाना पड़ेगा। यह तो बिल्कुल नहीं होगा कि जब दिल किया बेटी बन गए और तीज त्योहार ले लिया मायके से, और जब दिल किया तो बेटा बन गए और हिस्सा ले लिया। प्रीति और उसकी माँ के पास सिमरन और विशाल की बातों का कोई जवाब नहीं था। प्रीति ने अपनी लालच में आज अपना मायका पूरी तरह से खो दिया था। प्रीति के माँ ने अपनी बेटी के त्योहार में पागल होकर, ताकि बहू उनकी संपत्ति पर मजे ना कर सके, अपनी बेटी का मायका हमेशा के लिए छुड़वा दिया था। विशाल और सिमरन हर हाल में बंटवारा करवाने के पक्ष में थे, और बंटवारा हो गया। तीनों बुआ ने आपसी सहमति से अपना हिस्सा विशाल के नाम पर कर दिया, क्योंकि तीनों बुआ प्रीति के जैसी नहीं थी, और उनका कहना था, हमारी शादी में हमारे पिताजी ने अच्छा खासा खर्च किया था, तो हमें मायके में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, हम अपने भतीजे का साथ हर हाल में देंगे, इसलिए हमने अपना हिस्सा लिया, और हम अपना हिस्सा अपनी मर्जी से अपने भतीजे को देते हैं। अब प्रीति के पास बंटवारे के नाम पर ज़्यादा कोई संपत्ति भी नहीं थी, और मायके से भी रिश्ता खराब हो चुके थे, साथ में मायके की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर पड़ चुकी थी। प्रीति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और साथ ही साथ माँ को भी। प्रीति ने बोला, भाई भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कोई हिस्सा बंटवारा नहीं चाहिए, जो जैसा चल रहा था वैसा चलने दीजिए, बस मेरा मायका हमेशा बना रहे। लेकिन सिमरन और विशाल अब इस बात के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने बोला, प्रीति, यह तुम कैसी बातें कर रही हो, कैसा मायका, मायका तो बेटियों का होता है, तुम तो बेटा हो, क्योंकि तुमने बेटा बनकर हिस्सा लिया है, तुम्हारा यहाँ मायका नहीं घर है, तो अपने घर में रहो और माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाओ। मेरी आज से कोई बहन नहीं, बस एक भाई, और दोनों भाइयों का बराबर बंटवारा हो चुका है, और दोनों भाई बराबर बराबर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। प्रीति ने बोला, भैया ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मेरा ससुराल देखूंगा या मायका, मुझे ससुराल देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ सब कुछ सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं मायका में माँ का ख्याल कैसे रखूंगी। सिमरन ने बोला, तो प्रीति के जैसी बातें कर रही हो और उसका काम कर भी देती हो तो क्या हो जाएगा, नंद का नाम नहीं लिया जाता बल्कि दीदी कहा जाता है। सिमरन ने बोला, माँ जी, किस गलत फैमिली में जी रही हो आप, प्रीति मेरी ननद थी, और जब तक ननद थी मैं दीदी कहकर उन्हें बुलाती थी, पर अब प्रीति मेरी ननद नहीं बल्कि मेरा छोटा देवर है, और देवर का नाम तो लिया जाता है ना। कहकर विशाल और सिमरन अपने तीनों बुआ को गेट तक छोड़ने चले गए, और जाते जाते उनसे यह बोला कि बुआ, आप लोग तीज त्योहार पर आते रहना, आखिर बेटियों के तीज त्योहार पर आने से ही तो घर की रौनक होती है, और इस घर की बेटियां आप ही हैं, तो हर तीज त्योहार राखी पर अपने मायके ज़रूर आइएगा। और बुआ को छोड़कर आने के बाद सिमरन
सिमरन और विशाल चुपचाप अपने कमरे में चले गए। प्रीति और माँ उन्हें जाते हुए देखते रह गए और उनके पास सिमरन और विशाल की बातों का कोई जवाब नहीं था। उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि आज अपनी बेवकूफ़ी और लालच की वजह से प्रीति का मायका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।